हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे और साथ में ही उम्मीद कर रहे होंगे कि री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। आई थिंक सभी लोग चाहते हैं री एग्ज़ाम हो, सिवाय उनके जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग नकल में इन्वॉल्व थे। तो जो जो इस वक्त की जो कंडीशन है, मतलब कुछ हद तक सीएसआईआर पर दबाव ज़रूर बना है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि इतना जो गैप आ गया ना, हम लोग के जो आंसर की आई थी उसके क्लोजिंग डेट से लेकर और अभी तक इतना गैप आ गया कि उन सीएसआईआर ने रिवाइज्ड आंसर की नहीं निकाली और ना ही कोई रिज़ल्ट पे किसी तरीके का डिस्कशन चल रहा है। तो मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं, जो लोग हेड क्वार्टर गए हैं या सीएसआईआर से, उन लोगों ने डायरेक्ट मिलके, मतलब वहाँ ऑफिस में जाके कांटेक्ट किया है और बहुत लोगों ने ईमेल सेंड करे हैं और ट्विटर पे टैग किया है उनको, तरह तरीके की फोर्स किया है, मतलब किसी भी तरीके से री एग्ज़ाम हो जाए, तरह तरीके के प्रूफ दिए हैं। और अगर देखा जाए तो री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि मतलब अब ज़रूरत से ज़्यादा प्रूफ अवेलेबल है। अब सीएसआईआर खुद ही नहीं इस चीज़ को मानना चाहता है तो फिर बात अलग है, क्योंकि अगर इतने प्रूफ के बावजूद भी उनको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम पूरी तरीके से फेयर कंडक्ट हुआ है और वो नहीं करवाएंगे, तो फिर इसमें आई थिंक हम लोग क्या कर सकते हैं। अथॉरिटी तो वही है और कोई और सुनने वाला है नहीं, क्योंकि अब कहीं भी आप कोर्ट में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे प्रूफ देने पड़ेंगे कि आप वीडियो उनको ला के दे दो कि हाँ वो नकल कर रहे हैं, तो शायद वो मान जाए, अदरवाइज़ वो मानने वाले नहीं है। और बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है। तो आपने देखा कि यूपी पुलिस वाला जब बहुत ज़्यादा बवाल मच गया, जब उन्होंने पूरी वो पीडीएफ जाके वहाँ पे शेयर कर दी, फिर न्यूज़ पे इतना बवाल मच गया, तब जाके यूपी पुलिस वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। और जबकि जो उसके प्रूफ थे वो पहले ही सब जगह जा चुके थे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि नकल हुई है। लेकिन जब चीज़ें इतनी बढ़ गई, जब क्योंकि वो उसके बढ़ने की वजह ये थी कि उसमें कैंडिडेट एक ही स्टेट से थे और 60 लाख कैंडिडेट थे, सब लोगों ने बवाल कर दिया, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सरकार झुक गई। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो यूपी यूपीपीएससी जो आर ओ का था, सेम कंडीशन उसमें भी थी, उसमें भी इनके ऊपर दबाव बन गया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन जो सीएसआईआर की कंडीशन है उसमें क्या है कि ये पूरे इंडिया के लेवल पे एग्ज़ाम हुआ है और कैंडिडेट कंपैरिजन किसी और एग्ज़ाम से बहुत कम है, और उसकी वजह है कि दबाव इतना बन ही नहीं पा रहा है। और हम जानते हैं कि मुझे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं कि हम लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, शायद वो सभी कर रहे हैं, जो लोग भी नकल में इन्वॉल्व नहीं हुए थे या जो लोग भी चाहते हैं री कंडक्ट हो एग्ज़ाम, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि ताकि जो फेयर है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो लोग सेलेक्ट हो। मैं नहीं कह रहा कि मैं इतना काबिल हूँ कि दोबारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, या कोई, आई थिंक कोई नहीं क्लेम करेगा, लेकिन जो भी उनमें से बेस्ट हो, अगर मैं बेस्ट हूँ तो मैं सेलेक्ट हूँ, अगर मेरी जगह कोई और बेस्ट है तो वो सेलेक्ट हो, तो आई थिंक यही होना चाहिए। अगर सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो, फेयर हो चीज़ें, फिर ना सिलेक्शन हो, तो इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर पता है कि हम हैं उस लेवल के, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लोग पैसा दे के सिलेक्शन लेके चले जा रहे हैं, तो फिर बुरा लगता है और ये चीज़ गलत है। क्योंकि ये सिर्फ इस चीज़ को नहीं है कि इस एग्ज़ाम में फेलियर है, कि ये आगे के आने वाले एग्ज़ाम में भी डिमोटिवेशन देता है कि हम पढ़ के क्या करें जब यही चीज़ होनी है। तो उस चीज़ को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, एग्ज़ाम दिया था, वो सब चाहते हैं री एग्ज़ाम हो और सब अपने लेवल पे पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ट्विटर पे टैग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की जो संख्या है इतनी ज़्यादा है ही नहीं इस एग्ज़ाम के अंदर, या हम कह सकते हैं कैंडिडेट इतने हैं ही नहीं कि एक यूनिटी हो पाए और हम लोग पूरी तरीके से प्रेशर बना सकें। लेकिन अगर अब फिर भी देखेंगे कि लोगों ने अपने स्तर पे मेल करे हैं, तरह मतलब जिस तरीके से वो सीएसआईआर को ये बता सकते हैं कि इन इन तरीक़ों से नकल हुई है, जो भी प्रूफ टैग कर सकते हैं, उन्होंने सब कहा है। लेकिन उसके बाद भी सीएसआईआर का कुछ मतलब ऐसा क्लियर स्टैंड नहीं है कि वो मानने को तैयार है कि नकल हुई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लल्लन टॉप में कोई लड़का है जो काम करता है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा सीएसआईआर का, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब न्यूज़ बनाकर, मतलब उन्होंने फ़ोन किया, बाकायदा रिकॉर्डिंग करी कि सीएसआईआर को फ़ोन किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग करी। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अगर आप चाहें तो, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने डाल रखी है, अगर आपको सुननी है तो आप सुन सकते हैं। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी, उसमें पूछा और उन्होंने बताया
कि मतलब सीएसआईआर के हेडक्वार्टर में कॉल करी और वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस तरीके से नकल हुई है और ये प्रूफ है। लेकिन उसके बाद भी उनका जो कहना ये है कि सीएसआईआर ने जो जवाब दिया कि हाँ जांच हुई थी, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था, बाद में फिर से इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया गया और दोबारा से जांच हो रही है। फिर अलग अलग तरीके, फिर जो लल्लन टॉप वाले थे सर, उन्होंने फिर कई और एग्जांपल दिए कि जैसे राजस्थान में भी ये चीज़ें हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई मतलब क्लियर, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, हर जगह से न्यूज़ आई है, हर जगह से कोई गलत न्यूज़ नहीं आ सकती। एक जगह से मैं कहता हूँ उत्तराखंड वाला मान लेते हैं, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई झूठ न्यूज़ थी या वहाँ पे नकल नहीं हो रही थी, उन्होंने ऐसे ही आके स्टेटमेंट दे दिया। वो उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने एक पोस्ट पर हैं, वहाँ पे वो स्टेटमेंट देने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो अगर वो न्यूज़ को अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ से लोग पकड़े गए तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है, चांसेस पूरे हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी सीएसआईआर इसको कह रहा है कि बाद में उन्होंने अपने जो दूसरे ऑफिसर थे या उन्होंने ही अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली कि नहीं नकल नहीं हुई थी और मतलब इसी तरीके का सब कुछ। लेकिन जब जो लल्लन टॉप वाले सर थे उन्होंने कई एग्जांपल और दिए तो भी उनका यही कहना है कि हाँ इस पर जांच चल रही है, अगर होगा तो हम लोग आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए एक बात तो तय है कि सीएसआईआर दबाव में आ चुका है। रीज़न मैं आपको क्यों बता देता हूँ कि देखिए 28 तारीख को जो एंड डेट थी एग्ज़ाम आंसर की वो निकल चुकी और आज हो गई है हम लोग अगर डेट वो है 11 मार्च, करेक्ट। तो इतना टाइम हो गया और इन्होंने अभी तक रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं दी है। तो और उसके बाद अगर आप ये नोटिस करेंगे क्या ना कि आंसर की आने के बाद में बहुत सारी जो ये बवाल है वो और बढ़ गई, क्योंकि आंसर की आने के बाद जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोग के ऐसे मार्क्स हो रहे हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। मतलब 350 में उनके 300 मार्क्स आ रहे हैं, ये मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही तो ये बवाल और बढ़ गया। उसके बाद ये चीज़ और इसने आग पकड़ी, फिर लोगों ने और अच्छे से इसको मतलब मेल करना शुरू किए सीएसआईआर को और तरह तरह के प्रूफ देना शुरू करे, फिर और भी प्रूफ सामने आए। तो दबाव तो है लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। अब देखिए हुआ क्या कि कोई भी अब यहाँ पे सीएसआईआर का नहीं है, कोई भी अब अथॉरिटी देखेंगे ना वो कोशिश करती है एग्ज़ाम ना कैंसिल हो। पहली तो वजह ये है कि एग्ज़ाम देखिए री एग्ज़ाम होगा तो उनको दोबारा उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि उनकी क्रेडिबिलिटी घटने का मतलब सीएसआईआर के अपना एक स्तर है, स्टैंडर्ड है। अगर वो री एग्ज़ाम कराते हैं तो एक तरीके से ये हो जाएगा ना कि नकल हुई थी और सीएसआईआर फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं करवा पाया। अब भले ही मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, भले ही वहाँ के लोग इन्वॉल्व हो लेकिन वो भी ये सोचेंगे कि क्रेडिबिलिटी ना ख़त्म हो, वो बनी रहे, वो स्तर बना रहे, ठीक है। तो चांसेस बहुत कम है एग्ज़ाम होने के, अगर हम लोग मतलब हो जाता लेकिन इतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। अब देखिए हुआ क्या, हम लोग ने जैसे 28 तारीख को आंसर की आई, उसके बाद बहुत प्रेशर बना 4-5 दिन तक सीएसआईआर पर कि ऐसा हुआ है, बहुत मेल गए उनके पास। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले का 1 वीक, अगर लास्ट का 1 वीक देखेंगे तो कितनी शांति हो गई है, कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही सीएसआईआर की, यहाँ तक कि यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बन रहे। तो उसके बाद यही इन लोग का स्ट्रेटेजी होती है कि शांत बैठ जाओ, मतलब कि गैप दे दो। अब जैसे उस वक्त इतना बवाल हुआ, उस वक्त ये चीज़ें इतनी हाईलाइट हुई, लेकिन उसके बाद गैप दे दिया गया 1-2 हफ्ते का, लोग शांत हो गए। अब जब शांत हो गए तो रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट के बाद मान लीजिए कुछ बवाला होता है, फिर गैप दे देंगे, गैप के बाद पेपर कंडक्ट हो जाएगा। अब एक बार पेपर कंडक्ट हो गया सेकेंड वाला, आप समझ रहे हो ना, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो कंडक्ट हो गया, तो फिर पहले पेपर की कौन बात करेगा, फिर तो सेकंड पेपर की बात होने लगेगी। और जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं उनका देखिए, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मतलब एज अ टीचर जो वीडियो बना रहे हैं उनकी कोशिश तो यही होगी कि वो पढ़ाना शुरू कर दें। अब वो तो पेपर 1 की तैयारी नहीं करवाते रहेंगे और उनका करना भी सही है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो रोल उनका भी है प्रेशर बनाने का। तो अभी तो वो भी यही कह रहे हैं कि पेपर का री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो उनकी काउंटिंग हम लोग के साथ हो रही है। लेकिन जैसे ही पेपर सेकंड का कंडक्ट हुआ है, उसकी डेट आ गई, तो वो लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे पेपर 2 को, और पेपर 2 को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आधे लोग घट जाएंगे, तो ये दबाव और कम हो जाएगा और फिर सबका फोकस हो जाएगा सेकेंड पेपर पर, और यही होना है। तो अगर अभी मतलब
अब या तो किसी तरह हम लोग अपनी यूनिटी बढ़ाएं और इस पे काम करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम के चांसेस बहुत कम है। अगर ये स्टेट लेवल पे होता तो बात अलग थी, क्योंकि स्टेट लेवल पे क्या होता है, यूनिटी ज़्यादा होती है। अब जैसे यूपी के जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल हो गए, उसकी वजह सिर्फ एक ही, यूनिटी। क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो यूपी पुलिस का भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पूरे मतलब डेटा, जितने भी नकल की जितने भी प्रूफ थे वो सारे अवेलेबल थे, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं थी। और सेम चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो आर ओ में भी नहीं। यहाँ तक कि आर ओ का एग्ज़ाम ना कैंसिल हो, उसको फेयर दिखाने के लिए उल्टा कैंडिडेट्स पे केस कर दिया गया था, जो उत्तराखंड की जो अथॉरिटी थी उन लोगों ने। तो मतलब कुछ भी हो जाए, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो यही चल रहा है। तो आजकल मैं अब क्या बताऊँ, तो CSIR का केस यही है कि मतलब कोई भी संस्था हो ना, उसकी पहली कोशिश ये होती है कि क्रेडिबिलिटी कम ना हो। ठीक है, तो CSIR का एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो फिर वही है कि उनका उतना ही पैसा फिर खर्च होगा। और समस्या ये कि जब 500 रुपये फ़ीस है यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अभी IB वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो IB ने 550 रुपये फ़ीस ली थी, राइट। और उन लोगों ने एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट करवाया, TCS में। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम आप देखना, मतलब कि बैंकिंग IBPS कितने सालों से एग्ज़ाम करवा रहा है, और उसके सारे एग्ज़ाम कहाँ पर कंडक्ट होते हैं, TCS में। और आज तक आपको रेयर ही, मतलब मैंने तो आज तक कोई इस तरीके की न्यूज़ नहीं सुनी कि IBPS का एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया या बैंक का एग्ज़ाम लीक हो गया। रीज़न यही कि TCS कंडक्ट करता है, और TCS जैसी संस्था में अगर किसी को नकल करनी है तो उसकी पहचान बहुत ऊंचे लेवल पे होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये नहीं कि कोई भी सड़क पे चलता है उसको लीक पेपर करवा देगा, उसको पैसा दिया उसने पेपर खरीद लिया, उसके लिए बहुत ऊंची पहचान होनी चाहिए। तो ये बहुत मतलब अगर होता भी है ना तो इस लेवल पे होता है कि उससे रिज़ल्ट इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो अब जैसे CSIR है, सेम चीज़ KVS में हुई। मतलब आपको मैं KVS की क्या बात बताऊँ, KVS का आप एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि KVS में क्या कंडीशन हुई। KVS में 3 लेवल पे एग्ज़ाम हुआ, PRT, TGT और PGT पे। आप समझने की कोशिश करिएगा, कोई कैंडिडेट अगर PRT से एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, तो ये तो PRT में तो इस बात से मैटर करता है ना कि वो किस लेवल की तैयारी कर रहा है, तुम फीस किस लेवल पे बढ़ा रहे हो। तो PRT में फ़ीस थी 1500 रुपये। आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। किसी को सिर्फ मतलब एक ही फोकस है। मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि CBSE क्या खेल खेलती है। कि PRT का एग्ज़ाम होना था, CBSE कंडक्ट करवाती है, मैं आपको बता देता हूँ, KVS नहीं कंडक्ट करवाता है। KVS का एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट करवाता है। तो PRT के लिए फ़ीस रखी 1500 रुपये। आप समझने की कोशिश करिएगा। TGT की फ़ीस रखी शायद 2000 रुपये, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत हो सकूँ, लेकिन 1500 से ज़्यादा थी। और TGT की जो फ़ीस थी वो शायद 2300 रुपये या 2500 रुपये थी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक बात बताइएगा, लॉजिकली सोच के बताइएगा कि एक कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहा है किसी सेंटर पे, सेंटर वाला एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। अब एग्ज़ाम चाहे वो IAS का हो और चाहे वो PRT का हो, ठीक है, तो काम तो उनको उतना ही करना है। तो तुम फीस किस वजह से बढ़ा रहे हो? आपने PRT के लिए 1500 रुपये लिए, ठीक है, और अब PGT के लिए आप ले रहे हो 2500 रुपये। किस खुशी में? मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या TGT का एग्ज़ाम करवाने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है या PRT का एग्ज़ाम करवाने में कम तकलीफ़ होती है? क्या रीज़न था मतलब इसका जो फ़ीस है वो क्यों वेरी कर रही है? काम तो आप उतना ही कर रहे हो ना, आप किस बेस पे फीस वेरी कर रहे हो? और उसके बाद मान लीजिए मैं एक समय इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मतलब ये तो एक मतलब डिस्क्रिशन वाली बात होगी कि वो कितना इसको सेट करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी फीस के बावजूद जो एग्ज़ाम सेंटर गया वो लोकल अथॉरिटी को दिया गया। लोकल अथॉरिटी से मेरा मतलब है कि लोकल जो एजेंसीज होती हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं उनको दिया गया था। कोई एपटेक कंपनी थी उसको दिया गया था। जबकि अगर कोई संस्था, मतलब IBPS की मैं बात कर लेता हूँ, IBPS शायद 800 रुपये फ़ीस लेती है, 750 या 800 रुपये फ़ीस लेती है। अब शायद बढ़ गई होगी, तो हो सकता है 850 हो गई हो, लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम हमेशा TCS में कंडक्ट होता है। सेम चीज़ अगर मैं IB की बात करूँ अभी, तो IB की, जबकि IBPS मतलब 800 रुपये में, 850 रुपये में हर साल TCS में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है,
और ये पूरे इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। सेम अगर मैं आईबी की बात करूँ तो आईबी ने अभी आईबी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 550 रुपये फ़ीस ली थी, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो टीसीएस में हुआ था। आपको कहीं न्यूज़ नहीं मिली होगी कि आईबी के पेपर में किसी तरीके का कोई लीक हुआ या कोई नकल हुई, इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं मिली होगी। तो ये कंडीशन है। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर सीएसआईआर जानबूझ के उसने टीसीएस को नहीं चूज़ किया, देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है कि उस वक्त टीचर्स फ्री ना हो, ठीक है, उनका शेड्यूल फ्री ना हो, इसलिए इस वजह से उन्होंने टीसीएस में उनको नहीं मिल पाया। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं हुई है टीसीएस को देने की, तो फिर तो कहीं ना कहीं तो फिर कमी आ ही रही है सीएसआईआर के अंदर। ये मतलब अगर लोकल अथॉरिटीज़ को आप दे रहे हो, लोकल न्यू एजेंसी को दे रहे हो एग्ज़ाम कंडक्ट करने, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोशिश कर रहे हो कि वो फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और जबकि टीसीएस का रिकॉर्ड है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि टीसीएस करवा पाएगी या नहीं करवाएगी, जबकि एक एग्ज़ाम्पल सेट है, यानी कितने सालों से, 10-15 सालों से सेट है। मतलब जब से भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है बैंकिंग का, तब से सेट है, और 10 साल से ऊपर ही हो गए जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आईबीपीएस 10 से 12 साल से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है ऑनलाइन, और टीसीएस के थ्रू करवा रहा है, और आज तक एक भी नकल का जो मतलब नकल की न्यूज़ है या पेपर लीक की न्यूज़ नहीं आई। होता होगा, मैं एक समय मान भी लेता हूँ, लेकिन वो इतने छोटे लेवल पे, मतलब टीसीएस में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, फिर आपको अगर पेपर नकल करना है तो आपकी पहुँच बहुत ऊपर लेवल तक की होनी चाहिए। उस कंडीशन में शायद आपको प्रॉफिट मिल जाए, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और उस लेवल पे अगर हो भी रहा है ना, तो यकीन मानिए उससे कट ऑफ पे कोई खास चेंज नहीं आने वाला। अगर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट तब था वो तब भी रहेगा, ठीक है। हाँ, ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो सकती हैं, 10, 5, 50 जो भी हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, टीसीएस में अगर पेपर कंडक्ट हो रहा है तो पेपर लीक या नकल के चांसेस ना के बराबर है। और यही वजह है कि आईबीपीएस इतने सालों से सक्सेसफुली पेपर कंडक्ट कर रहा है, बिना किसी लीक और बिना किसी अनफेयर मतलब न्यूज़ के। तो ये सारे रीज़न्स हैं। हालांकि मैं आपको केवीएस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैंने इसमें आरटीआई लगाई थी, सीबीएसई को आरटीआई लगाई थी, और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या खेल हुआ है। अगर आपको मैं पूरी बात बता दूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवीएस और सीबीएसई मिल के ये सब काम करता है। मतलब मैं क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई भी जवाब नहीं दे रही है और ना केवीएस भी जवाब नहीं दे रहा है। वो भाग रहे हैं, आरटीआई से दूर भाग रहे हैं, किसी तरह आरटीआई रुक जाए, ये क्वेश्चन ना आए। मतलब आपके ऐसे मतलब जो रिप्लाई आ रहे हैं वो ऐसे झोल मोल वाले हैं कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो कभी मैं इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने आरटीआईज लगे हैं वो सारे डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, सारे प्रूफ दिखाऊंगा। तो हालांकि अभी ये पेंडिंग है, मतलब इसका चल रहा है इशू जो भी है, तो उसका जब आ जाएगा रिज़ल्ट तो उसके बाद मैं पूरा बनाऊंगा। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि इसमें कोई जस्टिस मिलने वाला है जितने भी कैंडिडेट हैं उनको। तो मैं इस चीज़ को मतलब फिर भी एक लगी हुई है, फाइल लगी हुई, ना कोर्ट में नहीं लगी हुई, बल्कि जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस है वहाँ पे एक फ़ाइल लगी हुई है। तो जब उनका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर मैं उसको पूरी तरीके से एक वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से खेल हो रहा है। मतलब कैंडिडेट्स की लाइफ बर्बाद करी जा रही है। और मतलब सिर्फ अगर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो सीट को बेच दे रहे हैं या वैकेंसीज को बेच दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ये कैटेगरी लेवल पे भी हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत नेगेटिव न्यूज़ होने वाली है जो ओबीसी, एससी और एसटी में बिलोंग करते हैं। ये भी मैं बताऊंगा। एसटी का में तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एसटी वाले लोग अलग ही दिखते हैं, लेकिन जो अलग दिखने से मतलब कि मतलब वो एथनिक ग्रुप से होते हैं, तो उन लोग के सरनेम अलग तरीके के होते हैं, तो उनसे समझ में आ जाता है कि हाँ ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो लेकिन जो एससी एसटी वाले होते हैं, ओबीसी और एससी वाले होते हैं, इनके साथ तो बहुत ही, इनके रिजर्वेशन के साथ तो बहुत ही बड़ा खेल हो रहा है। तो मैं इसकी भी पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो हालांकि मैं देखिए, मैं ना रिजर्वेशन के हक में हूँ और ना मतलब मेरा स्टैंड इस वीडियो में जो है, हालांकि मैं रिजर्वेशन को सही मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में न्यूट्रल होकर ये बात कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान हो रहा है तो मैं उसके बेस पे बना रहा हूँ। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो इसको ओबीसी और एससी वाली की जो कंडीशन बताऊँगा ना, वो आप खुद को रख के दिखिएगा। यहाँ सिर्फ ओबीसी और एससी नहीं, जो ईबीसी वाले हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके साथ भी हो रहा है। तो जो लोग भी हो रहे हैं ना, उनके साथ भी हो रहा है। तो
इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बस मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा जो फाइल लगी हुई है। तो तब तक के लिए मैं आपसे हालांकि मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अभी भी शायद देखिए, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता CSIR का, तब तक थोड़ा सा तो दरवाज़ा खुला ही हुआ है। तो आप जितने भी ईमेल कर सकते हो, जितनी भी टैग कर सकते हो, कुछ भी मतलब CSIR को मतलब रिस्पेक्टेड मैनर में जितना भी आप उसको फोर्स कर सकते हो आप करिए, क्योंकि अगर एक बार एग्ज़ाम हो गया तो चांसेस है कि अब की बार एग्ज़ाम TCS में कंडक्ट होगा या किसी ऐसी एजेंसी को दिया जाएगा जो सच में फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाए। तो शायद वो लोग सेलेक्ट होंगे जो डिज़र्व करते हैं, और वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, या कोई और भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए, इसको रोकिए मत। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो प्लीज़ जितनी कोशिश हो सके आप करिए, मेल करिए, टैग करिए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए, शायद कुछ बदल जाए। और अगर हो जाता है तो इसमें फ़ायदा हर उस कैंडिडेट को होगा जो सच में पढ़ाई करता है और वो मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।